चलिए आगे चलता हूं। तो आपको नजर आएगा कि हमने ये देखा। अब देखिए, अब यहां से कहानी की थोड़ी सी अलग चीजें चलेंगी। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि हमने दो तीन चीजें देख लिया है, लगभग 750 से लेकर के 1200 जो एडी है, इस दौर के पूरे इतिहास को हमने ठीक से समझ लिया है। अगर कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए अब। और मुझे लगता है इसमें तीन महत्वपूर्ण सेक्शन के रूप में हमने आपको बताया है। एक सेक्शन तो ये हमने बताया है कि जो विदेशी आक्रमण होते हैं वो एक टॉपिक के तौर पर, ठीक है, विदेशी आक्रमण, विदेशी मतलब फॉरेन इन्वेजन जो होते हैं उसके बारे में, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम है, इसके अलावा गजनी है, उसका गौरी है। और उसके बाद जो एक चीज मैंने देखा कि कन्नौज के लिए एक लड़ाई हो रही है जिसको आप कहते हो त्रिपक्षीय संघर्ष, है ना, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य। इसके अलावा हमने कुछ एक देखा कि गौरी और गजनी के मध्य का जो ये जो 150, 200, 180 सालों का जो समय है, इस बीच राजपूत राजवंशों का, राजपूतों का उदय होता है। तो इस बारे में भी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी आपसे। अब यहां पर एक दो और चीज हमने देख लिया है, जैसे कुछ और जो आपका विभिन्न जो राजवंश हैं इस दौर में अलग अलग, जैसे कश्मीर की क्या स्थिति है, जैसे हिंदू शाही राजवंश आपको अलग नजर आ रहा है। इस तरीके से जैसे हमने इसी के अंतर्गत चोल साम्राज्य को पढ़ा है, चोल साम्राज्य को पढ़ा है। तो ये सारी चीजें जो 750 से लेकर के 1200 एडी तक की कहानियां थी वो ऑलमोस्ट हमारा खत्म होता है। और अब हम मेडिवल इंडिया, इसको कहते हैं अर्ली मेडिवल इंडिया, ठीक है, पूर्व मध्यकाल। ये जो पोर्शन है आपका, इसको आप क्या कहते हो, तो इसको आप कहते हो पूर्व मध्यकाल, ठीक है, अर्ली मेडिवल इंडिया। तो अर्ली मेडिवल इंडिया खत्म होता है यहां से। और अब हम लोग एंटर करेंगे आपका मेडिवल इंडिया में 1200 से 1500 ईस्वी में, और 1200 से 1526 तक में। ये जो दौर है 1200 से 1526, ये वास्तव में दिल्ली सल्तनत का दौर है। ये दिल्ली सल्तनत का दौर है। आइए देखते हैं क्या क्या है फिर से एक बार, है ना। तो फॉरेन इन्वेजन्स देखा, इसमें देखना है अभी हमको, अभी हम लोग देखेंगे। अब जो आगे आने वाले दौर में, मतलब 1200 से 1500 ईस्वी के आसपास में जो हमारा इंडेक्स होगा, कौन कौन सी चीजें हमें देखना है। एक तो देखना है फॉरेन इन्वेजन, और जिसमें एक इन्वेजन देखना है गौरी का, क्योंकि उधर मोहम्मद बिन कासिम और गजनी, इन दोनों का जो हमने देखा है वो पहले की बात है और हमने देख लिया। गौरी का थोड़ा देखेंगे क्योंकि गौरी के ही से जुड़ा हुआ है दिल्ली सल्तनत की पूरी कहानी। इसके अलावा एक चैप्टर टॉपिक के तौर पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत देखेंगे, और ये 1206 से लेकर के 1526 तक की इनकी कहानी जाती है। फिर कुछ प्रोविंशियल किंगडम्स नजर आए, कुछ क्षेत्रीय राजवंश नजर आएंगे, जैसे विजयनगर, जैसे मालवा में है, गुजरात है, बंगाल है। इसके अलावा एक और है जैसे बहमनी है दक्कन में। तो इस प्रकार, है ना, ये कई सारी चीजें आपको देखना है। इसी बीच एक और टॉपिक के तौर पर आपको भक्ति एवं सूफी मूवमेंट, भक्ति और सूफी आंदोलन भी देखना है, जिसमें इंडो इस्लामिक कल्चर का मिक्सअप आपको नजर आएगा, ये एक देखना है। एक टॉपिक के तौर पर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम लोग मुगल्स में, और मुगल 1526 से 1707, और लेटर, ये अर्ली मुगल है, और लेटर मुगल के बारे में बात करेंगे 1707 से 1857। इसके अलावा एक चैप्टर के तौर पर आपको पढ़ना है मिडिवल इंडिया में मराठा की कहानी पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको आने वाले समय में, आने वाले दौर में आपको आपके क्लासेस में किए जाएंगे। अभी फिलहाल आगे बढ़ता हूं गौरी से। तो गौरी का आक्रमण हो गया। मैंने आपको बताया है कि गौरी लगभग 1178 में ईस्वी में भारत में एंट्री करता है, और मूल रूप से 1191 और 1192 जो दो तराइन की लड़ाई हुई, इस पर हमारी चर्चा हो चुकी है, तराइन फर्स्ट और तराइन द्वितीय। और 1194 में आपको चंदावर की जो लड़ाई है जयचंद के साथ, ये महत्वपूर्ण मायने रखता है इनके बारे में। तो इनके आक्रमण के समय वास्तव में क्या है, भारत एक राजनीतिक विखंडीकरण, है ना, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन के दौर से भारत गुजर रहा था। आपको नजर आएगा कि कई राजपूत वंश हैं, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। सोलंकी है जो गुजरात के इलाके में काम कर रहा था, है ना। इसी तरीके से परमार है, चंदेल है, गढ़वाल है, चौहान है, ये सब कई राजवंश। आपको तोमर है, इसी में तोमर भी जोड़ दिए जो दिल्ली में था बाद में, चौहानों ने जिन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो कुल मिलाकर के हम ये देख रहे हैं कि गौरी का आक्रमण जब भारत में हो रहा है, उस दौर में इंडिया एक पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन के दौर से गुजर रहा था, है ना। कोई बड़ी ताकत इनके साथ यहां नहीं इस वक्त मौजूद थी।
तो देखिए क्या हो रहा है। अब मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा सा पीटी में बहुत अक्सर पूछा जाता है, तो थोड़ा जान लेना। 1175 से 78 तक ये मुल्तान और सिंध को जीत लिया। इसके अलावा 1178 में एक कयादरा की एक लड़ी है, ठीक है, जो, और इस लड़ाई में गुजरात से लड़ाई हुआ है, जिसमें भीमदेव द्वितीय, मैंने आपको बताया था कि भीमदेव प्रथम सोलंकी राजा कहां नजर आएगा आपको? भीमदेव प्रथम नजर आएगा जब गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था, याद आ रहा होगा, 1026 ईस्वी। अभी गौरी के समय में यही सोलंकी है, लेकिन यहां पर राजा बदल गया, भीमदेव द्वितीय। 1191 में ये, अच्छा यहां पे हार गया था गौरी भी कुछ लड़ाई हारा है, एक ये हारा है, एक तराइन का पहला युद्ध आ रहा है, ठीक है। तो 1191 में फिर ये पंजाब की ओर से आया। 78 में जो आया है वो गुजरात की तरफ से आ रहा है। 91 में पंजाब की ओर से आया, और दिल्ली का एक शासक है पृथ्वीराज चौहान, इनसे इनका टेंशन होता है, लड़ाई लड़ते हैं ये लोग, है ना। फिर 79 to 86 में ये पंजाब पर नियंत्रण कर लिया। 90 में लाहौर तक आ गए। फिर 91 और 92 में तराइन का पहला और दूसरा युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ। एक जगह है पंजाब में ताराभिंड, भटिंडा आज का है, इस जगह को लेकर के ही लड़ाई हुई थी। इस जगह को, मतलब इधर इनका गौरी कहना था कि इसमें मेरा अधिकार है, इधर पृथ्वीराज जानते थे कि अगर ये हमसे छीन लिया तो कहीं ना कहीं कल को मुझ तक आ पहुंचेगा, तो इसीलिए अब वो छोड़ने की स्थिति में थे नहीं, तो इसी बात पर ये लड़ाई हुई थी। लड़ाई का परिणाम मैंने आपको बता ही दिया है। फर्स्ट युद्ध में गौरी हारे और सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए। 1194 में फिर आगे चल करके चंदावर का युद्ध हुआ है, कन्नौज की लड़ाई भी इसको कहते हैं, और उसमें जयचंद के साथ हुआ, जयचंद हार गया है। तो कुल मिलाकर के 91 में लड़ाई हुई, 93 में आराम किया और 94 में दोबारा लड़ाई हुई, ये याद रखिएगा। गौरी का विजय के पीछे कारण क्या है, आखिर कैसे मोहम्मद गौरी जीत गया? एक तो आयरन स्टिरप्स, मतलब जो आप घोड़ा में चढ़ते हैं और जो पैर जहां पे रखते हैं वो लोहे का था, और इससे क्या हो रहा है, आदमी को बैलेंस मिला, आदमी को संतुलन ज्यादा मिला, और एक तो ये कारण था। दूसरी बात, सैनिक तो भले ही कम थे, लेकिन युद्ध का तरीका बड़ा एडवांस था, यानी इनकी ट्रेनिंग बहुत बेहतर थी, इनमें डिसिप्लिन बहुत बेहतर था। मतलब कई मायनों में छोटी सेना हो सकती है, किंतु बड़ी से बड़ी सेना को परास्त करने में कैपेबल था। ये लोग तुर्की घोड़ों का उपयोग कर रहे थे, और इससे इनके पास गति ज्यादा थी, जबकि भारतीय राजा जो है वो अभी भी ज्यादातर हाथियों का प्रयोग कर रहे हैं। और हाथी जो मूवमेंट स्लो होता है हाथी का, समझ में आ रही बात ना, मूवमेंट क्या होता है, स्लो होता है। तो एक बड़ा रीजन ये था कि ये लोग तुर्की घोड़ों का जो प्रयोग कर रहे थे, इससे ये फास्ट थे, इनकी गति ज्यादा थी। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंटली कि जयचंद अपना ही एक राजा अपने ही देश का, उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा कर दिया, और ये भी एक नतीजा है कि गौरी जीत पाया, ठीक है। उसके बाद राजपूत शासकों के पराजय के कारण देखिए, क्यों राजपूत शासक हार गए? गौरी तो जीत गए, राजपूत शासक क्यों हार गए? देखिए एक एक पॉइंट समझिए। राजनीतिक एकता का अभाव था, यानी आंतरिक संघर्ष ही में ही लोग उलझे रहते थे। अब नहीं देख रहे हैं कि संयोगिता को उठा के ले गए, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में टेंशन हो गया, ऐसी बात थी। सैन्य व्यवस्था भी आपका गौरी की तुलना में इनकी कमजोर हुआ करती थी। परंपरागत तरीका था ये लड़ रहे थे युद्ध में, जैसे हाथियों का प्रयोग कर रहे थे, अब हाथियों का बड़ा प्रासंगिकता नहीं रह गया था युद्ध में, ठीक है। फिर परंपरागत समाज भी था, समाज भी कोई बहुत ज्यादा वैज्ञानिक और बहुत आधुनिक टाइप की नहीं सोचती। विदेशी संबंध बड़े कमजोर थे, इन्हें पता ही नहीं था कि मध्य एशिया में क्या चल रहा है, इस्लाम का उदय हो गया, ये तेजी से आक्रामकता के साथ फैला रहे हैं, इस प्रकार की चीजों से ये अनभिज्ञ थे। इसके अलावा राजधर्म को अधिक महत्व दिया गया, यानी अनैतिक साधनों का प्रयोग नहीं करते थे। मैंने कहा ना कि जब तराइन की फर्स्ट में गौरी जीत गया, भाग रहा था, तो नहीं मारा क्योंकि पीठ में नहीं वार करेंगे, ये ऐसी सोच वाले लोग थे। जबकि गौरी ऐसा नहीं सोचता था, भाई मारेंगे, मतलब युद्ध में किसी तरीके से मार देंगे। अच्छा, इनकी अर्थव्यवस्था भी चूंकि लगातार लड़ाई में उलझे रहे, कोई बड़ा राजवंश नहीं उभर करके सामने आ पाया, तो इकोनॉमी भी बहुत मजबूत नहीं थी, बहुत स्ट्रांग स्थिति में नहीं थी। और जब इकोनॉमी नहीं है तो अच्छी सेना नहीं रख पाएंगे, अच्छी सेना नहीं रख पाएंगे तो नतीजा समझ ही रहे हो। इसके अलावा देखिए, विरोधी शक्ति के पास एक और पॉइंट था, वो था कि इनके पास धार्मिक रिलीजियस मोटिवेशन खूब ज्यादा था। जैसे कई सारे टर्म, जैसे गाजी, जिहाद, ऐसी संकल्पनाएं आपका इधर की सेना के साथ नहीं था, उनके साथ था। मतलब वो लड़ रहे थे, उनको ये फील हो रहा था कि हम जो लड़ रहे हैं वो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अगर हम लड़ते हुए मारे भी जाएंगे तो हम गाजी कहलाएंगे, हम जिहादी कहलाएंगे, हमारे मतलब हमेशा हमेशा के लिए हमें मुक्त हो जाएंगे, हमें जन्नत में हूर मिलेंगे, ऐसी स्थितियां और ऐसे सोच के साथ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जाहिर है जहां पे रिलीजियस
जो मोटिवेशन मिल जाता है ना, वो थोड़े से ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, वो एनर्जी उनकी बढ़ जाती है। और ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके साथ था। ठीक है, अब इसके बाद कहानी आती है दिल्ली सल्तनत की। देखिए, दिल्ली सल्तनत की कहानी को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ और बताना चाहूंगा। देखिए क्या होता है, मान के चलिए कि ये इंडिया है ना, ऐसे कुछ मान के चलिए। ठीक है, चलिए ये भारत है, मान के क्या चलना, यही है। ठीक है, जब देखिए 1194 में युद्ध जीतने के बाद जो गोरी है वो वापस चला गया। तो वापस जो चला गया तो गोरी ने क्या किया, इनके कुल मिलाकर के 2 गुलामों को इन्होंने यहां पे कुछ जिम्मेदारी सौंप दिया। जैसे मान लीजिए ये जो इलाका है, ये इलाका पश्चिम का जो इलाका है, और ये जो इलाका है ना, ये इलाका ये सौंप दिया है, एक इनका दास है कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। जबकि ये जो इलाका है पूर्वी भारत, यानी कुल मिलाकर के बंगाल और बिहार, ये इलाका इन्होंने अपने गुलाम जिसका नाम है बख्तियार खिलजी को सौंप दिया है। बख्तियार खिलजी, यानी कुल मिलाकर के ये जब 1194 में गए तो एक तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के चले गए और दूसरी ओर बख्तियार खिलजी को छोड़ करके चले गए। बख्तियार खिलजी पूर्वी भारत में अपना काम देख रहा था और जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है वो पश्चिम भारत में अपना काम देख रहा था। ये कहानी है। ये जो भाई साहब है बख्तियार खिलजी, इन्होंने बंगाल बिहार को बर्बाद ही कर दिया और इसी बीच इन्होंने नालंदा या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इनको लगता है कि ये ज्ञान का स्रोत है, इसी को खत्म करते हैं, इनको भी बर्बाद कर दिया पूरी तरह से। इधर कुतुबुद्दीन ऐबक संभालने लगे, बाद में इनकी हत्या कर दी जाती है, इनकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि ये जो गोरी है वो आकर के 1206 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब 1206 में इनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अफगानिस्तान से खुद को स्वतंत्र कर लिया और इसी के साथ इन्होंने कर लिया और इसी के तहत इन्होंने क्या किया, तो गुलाम राजवंश की स्थापना कर दी। चूंकि ये गुलाम थे, गुलाम वंश की स्थापना कर दी। तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे कि क्या कहानी है क्या नहीं। ठीक है ना, ओके। मैप में थोड़ा सा ज्यादा बेहतर हो पाता है, आप समझ पाते हैं चीजों को। चलिए, और वही जो गुलाम राजवंश आपको नजर आया, ये देख सकते हैं गुलाम जो 1206 से लेकर के 1290 तक रहा, फिर खिलजी 1290 से लेकर के 1320 तक रहा, फिर तुगलक 1320 से 1414 तक, सैयद 1414 से 1451 और लोधी 1451 से लेकर के 1526 तक। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत की। ये जो पूरी कहानी है आप देख पा रहे हैं, 1206 से लेकर के 1526 तक की ये जो पूरी कहानी है, इसी को आप कहते हो दिल्ली सल्तनत, जो मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दौर है। और इस दौर पर हम लोग बात करेंगे कल। करेक्ट, इस दौर पर हम लोग बात कब करेंगे, तो कल।